हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खूब विज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है थियरीज ऑफ लर्निंग का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पैवलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको कि हम लोग एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेंगे पैवलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें कि पैवलो ने एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलो हम इस थ्योरी के बारे में आगे जानेंगे कि क्या है ये थ्योरी। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनको मैं दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी की चीजें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है और इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पैवलो का थ्योरी था उसके और भी कुछ नाम थे, तो इसके 4 नाम है। ठीक है, इसको आप पैवलो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते हो, जिसको कि हिंदी में पावलोव का अनुकूलित अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको कि हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज लर्निंग बाय कंडीशनड रिफ्लेक्स, जिसको कि हिंदी में संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखना बोला जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको कि हिंदी में पैवलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत बोला जाता है। तो इन शॉर्ट इस थियरी को बोला जाता है कि जो भी आपका अनुकूलित अनुक्रिया है ना, उसका सिद्धांत है। ठीक है, तो यही आपको पैवलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम इस थियरी का मतलब जान लेंगे। ठीक है, तो बोलता है दिस इज लर्निंग फ्रॉम द बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट। ठीक है, बोलता क्या है कि ये एक बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट है लर्न करने का। तो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने थॉर्नडाइक के बारे में डिस्कस किया है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि 3 जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट पे काम किया था, और जो लास्ट वन थे जिसको कि हम लोग कोहलर का थ्योरी बोलते हैं, तो उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी पे काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बोलना ये था कि आप बच्चों को लाके दो, उनको मैं कुछ भी बना सकता हूँ। उनके नर्चर पे वो काम करते थे, उनके हेरिडिटी पे वो नहीं जाते थे। ठीक है, उनका बोलना था कि हम बच्चों को सिखाएंगे और वो सीख जाएंगे, चाहे हम उनको जो भी सिखाएं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट होता है और उसको सिखाया जाता है कि कैसे उसका स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से मिला के उसको एक और स्वाभाविक उद्दीपक करवाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट लर्निंग इज फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस और अ हैबिट फॉर्मेशन सो दैट बिहेवियर में बिकम ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इनका बोलना है कि जो आपका लर्निंग होता है वो कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, और एक आपका हैबिट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कंटिन्यू आप जब एक चीज को करते हो ना तो वो आपके हैबिट में आ जाता है, और वो फिर क्या होता है, वो ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस थियरी में बेसिकली होता क्या है ऐसा जो कि ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, जो कि उस डॉगी का हैबिट बन जाता है। ठीक है, तो थियरी में जाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि हम लोग थियरी में देखेंगे, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नेचुरल और अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, जिसको कि हम लोग स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं, कि किसी भी चीज को करने का एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है। ठीक है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिठाई देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली आपको चीजों को देख के रिस्पॉन्स आना ही आना है। ठीक है, अगर आप आग के पास हाथ को लेके जाओगे तो आप फटाक से अपने हाथ हटा लेते हो, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि आग के पास मेरा हाथ जा रहा है, मतलब हाथ चल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वन यहाँ पे बोलता है कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, जिसको कि अस्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। तो सेम नेचुरल और कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब किसी भी चीज को करके आपका रिस्पॉन्स स्वाभाविक होता है, और एक होता है अस्वाभाविक रिस्पॉन्स। ठीक है, और किस जो उद्दीपक होता है सेम प्रोसेस उसका भी वही होता है कि किसी भी चीज को आपको देख के आपका वो स्वाभाविक उद्दीपक होता है कि आपका हाथ आग में जा रहा है तो आप हाथ को फटाक से हटा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज होता है आपका कुछ टर्म्स जो कि आपको इस थ्योरी में देखने के लिए मिलेगा। तो इस थ्योरी को देख के हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो ये सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए, आप इसको नोट्स बना लेना और इसको एग्जाम में लिखना। मैं इन शॉर्ट आपको समझाती हूँ कि ये थ्योरी बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैवलो थे उनका पूरा नाम जो था वो आइवियन पैवलो था, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इनको 1904 में, ठीक है, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन्होंने ये डॉग पे एक्सपेरिमेंट 80s में किया था। ठीक है,
1897 में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। ठीक है, आप लोग याद रखना इस चीज को, क्योंकि बेसिकली कुछ चीजें पढ़ने के टाइम पे वो चीजें दिमाग में आ जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1897 में इन्होंने इस डॉगी पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था आइवन पैब्लो। एक्सपेरिमेंट यही बोलना चाह रहा है कि आप देख सकते हो पिक्चर में, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि जो इनका एक्सपेरिमेंट था फॉर लॉन्ग ऑन डॉग्स टू स्टडी हाउ द स्टिमुली and response are associated with different type of the stimuli of bell, different colors or lights, and established condition response of salivation in the dog. In his experiment, he took a dog, kept him in a room, and repeatedly gave the ringing of the bell as a stimulus, soon followed by food, piece of meat, which led to salivation. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पे देखते हैं कि एक रूम है। ठीक है, और यहाँ पे इस कुत्ते को क्या किया है, अच्छे से बांध के रखा गया है इस तरीके से कि एक्सपेरिमेंट करने में इनको आसानी हो। और इसके जो लार ग्रंथि है उसको इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इस डिवाइस को क्या किया गया है, ये जो ड्रम है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है सारा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये है आपका ऑब्जर्वेशन स्क्रीन जहां से पाब्लो ऑब्जर्व कर रहे थे कि कुत्ते का रिएक्शन क्या है। ठीक है, सामने इसके खाना रखा हुआ है और जब खाना देखता है कोई भी इंसान तो इंसान का स्वाभाविक नेचर है कि वो खाना देख के रिस्पॉन्स करेगा, मतलब खाना देखते ही उसके मुंह में पानी आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर गुलाब जामुन ला के रख दे तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपके मुंह से पानी ना आए। ठीक है, तो वो होता है। तो वैसे ही डॉगी के सामने जब खाना आया तो उसके मुंह से पानी आया। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है बेल एंड फूड वेर प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस ओवर नंबर ऑफ टाइम अबाउट 7 days and at every trial there was the bell. A stage reaches when ringing of the bell led to normal salivation even when there was no food supplied. Neurologically, it could be explained that the stimulus bell followed by food led to the response of salivation in his manner. ठीक है, this process is by making the nerves carrying the stimulus of the food which leads to the response of salivation coming closer and closer. With every trial to the nerves getting the stimulus of the bell that a stage reached that there was an overlapping reinforcement of the nerves carrying the stimulus of food with the nerves carrying a stimulus of the bell. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, तो वापस से मैं सेम स्लाइड पे आती हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कुत्ता है। ठीक है, उसके सामने पहले खाना ला के रखा जाता है और नेचुरल जो उसका रिस्पॉन्स है कि वो क्या करेगा, वो खाने को देख के उसके मुंह से लार टपकेगा, मतलब सेलिवेशन होगा, मतलब लार आएगा। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं पैब्लो कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं कि उसको खाना नहीं देते हैं, बस घंटी बजाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि घंटी जब बजेगी तो कुत्ते के मुंह से पानी क्यों आएगा, घंटी तो कोई खाने की चीज है नहीं। लेकिन फिर क्या करते हैं, कुत्ते को ऐसे ट्रेन किया जाता है, यहाँ पे बोला जाता है कि बेल एंड फूड वेर प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस ओवर अ नंबर ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए कुत्ते को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि घंटी बजाते हैं वो और उसके बाद तुरंत उसके सामने खाना ला के रखते हैं। ठीक है, कुछ टाइम तक ऐसे ही चलते रहता है। तो जब घंटी बजता है तो कुत्ता अपना कान खड़ा कर लेता है। कुत्ता का स्वाभाविक नेचर है कि अगर वो कुछ भी सुनेगा तो सबसे पहले उसका कान खड़ा होगा। तो जब भी घंटी बजता था तो उसके कान खड़े हो जाते थे और उसके बाद उसको पता हो जाता था कि अब तो मेरा खाना मेरे पास आएगा, तो उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसी चीजें जो आपको काम करने के लिए बाध्य करे, मतलब उद्दीपन करने के लिए बाध्य करे, रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य करे, तो वही चीज यहाँ पे डॉगी के साथ हो रहा था। ठीक है, जब बेल बजा रहे थे सिर्फ तो उसके मुंह में पानी नहीं आ रहा था, लेकिन जब बेल बजा के फिर खाना दे रहे थे तो उसकी वो आदत हो गई थी, तो बेल की घंटी सुन के ही उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पैब्लो ने क्या किया, बस घंटी बजाई और कुत्ते को खाना नहीं दिया, तो भी कुत्ता के मुंह से लार टपका। ठीक है, तो वही चीज वो ऑब्जर्व करना चाह रहे थे कि क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे बोलता है इन अदर वर्ड्स, अगर देखा जाए, अ स्टेज रिच्ड व्हेन द बेल मेंट द फूड एंड द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ सलिवेशन वाज देयर टू द अननेचुरल स्टिमुलस ऑफ द बेल, सच एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नर्वस कनेक्शन वाज द कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो यही आपका होता है कंडीशन रिफ्लेक्स, क्योंकि पैब्लो ने क्या की थी, उनकी आदत बना दी थी, मतलब कुत्ते की आदत बना दी थी। एक पॉइंट ऐसा आया कि जो पैब्लो करना चाह
रहे थे उसमें वो सक्सेस हो गया। मतलब उन्होंने जो आपका स्वाभाविक उद्दीपक था उसको अस्वाभाविक उद्दीपक से मिला के वो स्वाभाविक उद्दीपक बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताता है, इस पिक्चर से आप क्लियर हो जाओगे कि बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, जब उसको कंडीशन नहीं किया गया था तो उसके पहले क्या था, कुत्ता जब खाना देखता था तो उसके मुंह से लार टपकता था, उसके मुंह से सल्वेशन होता था। अब बेल का आवाज सुनेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसका, क्योंकि बेल तो कोई खाने की चीज है नहीं। तो यहाँ पे बोलता है नेक्स्ट, जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब उसको सिखाया जा रहा था, ठीक है, तो बोलता है कि बेल बजता था, उसके बाद खाना भी ला के देते थे, तो क्या हुआ, कुत्ते का लार टपकना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको आदत पड़ गई थी कि अच्छा ये घंटी मेरे खाने की घंटी है, ये घंटी नॉर्मल घंटी नहीं है, ये घंटी बजेगा तो मेरे को खाना मिलेगा। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या करता है फिर पाब्लो कि बेल बस बजाता है और खाना नहीं देता है, लेकिन कुत्ते का वो स्वाभाविक आदत हो गया था, इसी के चलते वो सेल्वेशन उसका तब भी होता है। ठीक है, तो यही आपको पाब्लो बताना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्कूल में देखेंगे तो क्या होता है, जब लंच की घंटी बजती है ऑटोमेटिकली सबका हाथ टिफिन बॉक्स पे जाता है, सबको पता होता है कि हाँ ये लंच की घंटी है, मतलब हमें अपना अब लंच करना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे था। इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहोगे तो यहाँ पे एक और पिक्चर है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बिफोर कंडीशनिंग जब कुत्ते की आदत नहीं बनाई गई थी तब कुत्ता अगर खाना देखता था तो इसके मुंह से लार टपकता था, मतलब ये इसका स्वाभाविक उद्दीपक था और स्वाभाविक रिस्पॉन्स भी आते थे। ठीक है, और बिफोर कंडीशनिंग यहाँ पे अगर हम लोग देख लें कि जब वो घंटी बजाएगा तो काहे को उसका मुंह से लार टपकने जाएगा, तो ये बोलते हैं कि घंटी यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक है लेकिन रिस्पॉन्स भाई आपका नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब उसको कंडीशन किया जा रहा था तो पहले घंटी बजाया जा रहा था, फिर उसको खाने देने की आदत पड़वाई गई, तो यहाँ पे कुत्ते का लार टपकना स्टार्ट हो गया, तो ये इसका क्या हुआ, एक स्वाभाविक आदत बन गया था, मतलब इसके रिस्पॉन्स आने लगे। फिर वही चीज आफ्टर कंडीशनिंग करने के बाद घंटी बजाया लेकिन उसको खाना नहीं दिया, तो भी कुत्ते का रिस्पॉन्स वही आया कि उसके मुंह से लार टपका, क्योंकि उसके दिमाग में था कि घंटी बजने के बाद तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि एजुकेशनल फील्ड में भी यूज किया जाता है पाब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग को बच्चे के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि कैसे पाब्लो का इस क्लासिकल कंडीशनिंग को एजुकेशन के क्षेत्र में यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ पाब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो सबको पता है कि जो भी थ्योरी बनते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं तभी वो सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बोलता है कि टाइम प्रिंसिपल, ठीक है, फिर बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी, द सिचुएशनल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। तो पहले यहाँ पे बोलता है कि टाइम प्रिंसिपल, तो बोलता है इट मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी अ वाइड गैप ऑफ टाइम बिटवीन द क्यू स्टिमुलस एंड द सेटिस्फाइंग स्टिमुलस। ठीक है, the longer the interval between the two, the less effective the association. Normally, the CS, मतलब bell, is presented before the UCS, मतलब food, is presented before the CS. Some learning may take place, but it is not as effective as when the CS is presented before the UCS. It is so that reward and punishment whenever to be given should be immediate. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज का जब आप आदत बनवाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि उन दो चीजों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जब आप गैप रखते हो तो क्या होता है कि वो चीजें आपकी आदत से धीरे धीरे खत्म हो जाती है, मतलब वो चीजें फिर होनी ही बंद हो जाएगी। जैसे कि अगर कुत्ते का जब घंटे का आवाज सुनता था तो भी उसका लार टपकना स्टार्ट हो जाता था, तो उसने पहले दिन देखा कि बस घंटी बजी और उसको खाने को कुछ नहीं मिला तो उसका लार टपका, दूसरे दिन वही हुआ, फिर उसका लार टपका, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजी और कुत्ते का लार टपकना ही बंद हो गया, मतलब उसको पता चल गया कि अब घंटी बज रहा है लेकिन मेरे को खाना नहीं मिल रहा। तो वही चीज यहाँ पे बोलता है टाइम प्रिंसिपल में कि दो चीजों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। बोलता है इट इज सो दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वेन एवर टू बी गिवन शुड बी इमीडिएट। ठीक है, ऐसा नहीं होना कि दोनों में टाइम होना। ठीक है, अगर आप बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, ऐसा नहीं कि आज उसने अच्छा किया और फिर आप उसको 10 दिन के बाद बोल रहे हो, तो उसका क्या होगा, वो चीजें मोरल उसका डाउन होते जाएगा, मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे को रिवार्ड नहीं मिला। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पे बोलता है इट मीन्स दैट द सेटिस्फाइंग स्टिमुलस शुड बी ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी। तो अगर हम लोग कुत्ते के केस में देखते हैं तो अगर वो पैब्लो का जो घंटी था अगर वो धीरे से बजता तो क्या कुत्ते के कान खड़े होते? बिल्कुल नहीं होते। पैब्लो का जो घंटी था वो बहुत जोर से बजता था जिससे कि कुत्ते के कान खड़े हो जाते थे और उसको पता होता था कि खाना मिलेगा। इसी के चलते बोलता है कि जो आपका स्टिमुलस होता है शुड बी ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी उसमें होना चाहिए, नहीं तो बोलता है कि अदरवाइज इट कांट प्रोड्यूस द डिजायरेबल ऑर्गेनिक बिहेवियर।
नहीं तो वो कोई भी ऑर्गेनिक बिहेवियर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक चीजें अच्छे से होंगी नहीं तब तक उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो यही मतलब है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी का। नेक्स्ट वन यहाँ पे बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। It means that the same process should be repeated in the same way without any change for several days। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि अगर कुत्ते की आदत नहीं बनवाई होती, अगर कुत्ते को एक दिन घंटे बजा के खाना देता तो क्या उसकी आदत बनती? नहीं। उसको उसने कंटिन्यू रखा कुछ दिन तक, मतलब जब तक उसकी आदत ना पड़ गई, 7 से 8 दिन तक। अगर किसी एक चीज को, अगर स्कूल में देखा जाए तो अगर बच्चे को पहाड़ा याद करवा रहे हो, मतलब टेबल याद करवा रहे हो, तो वो कंटिन्यू जब तक अगर उस चीज को रिपीट नहीं करता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, उसको आप देखना कि जो टीचर आते हैं मैथ्स के, उसको रिपीट करवाते हैं क्लास में, ठीक है, तो तभी उसके दिमाग में जाता है कि अच्छा हाँ, टेबल उसको याद करना है, उसको मेमोराइज हो जाता है, उसको वो अच्छे से ग्रास्प कर लेता है, उसको अच्छे से पकड़ लेता है और उसके बाद उसको भूलता नहीं है वो। वैसे ही यहाँ पे पाब्लो के एक्सपेरिमेंट में कुत्ते के साथ था, जब कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करवाई गई तभी वो चीजें उसके प्रैक्टिस में आई, अगर नहीं होती तो नहीं आता वो चीज प्रैक्टिस में। तो यही आपको बताना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आप कुछ भी करते हो तो उसको कुछ टाइम के लिए सेम तरीके से उसको कंटिन्यू करो ताकि चीजें आपके कंडीशन में आए, ठीक है, ताकि चीजें जो हो रही है वो सामने वाला, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर, वो सीख सके और उसी के अनुकूल वो रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं द सिचुएशनल प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है इट मीन्स दैट द सिचुएशन और द सराउंडिंग इन विच लर्निंग इज टू टेक प्लेस शुड बी सच एज देयर मे नॉट बी इन इट चेंजेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोलते हैं कि जो जहाँ पे आप चीजों को सीखते हो, ठीक है, उसका सराउंडिंग भी मैटर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार चीजों को बदल रहे हो, आज यहाँ सीखते हैं तो कल कहीं और सीखेंगे, नहीं। अगर कुत्ते के केस में भी ऐसा होता कि वो आज इस रूम में सिखा रहे हैं, कल कहीं बाहर ले जाके सिखा रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं सीख पाता। इसी के चलते बोला जाता है कि सिचुएशन सेम होना चाहिए, सराउंडिंग भी सेम होनी चाहिए, हमेशा एक चीज को बदलते नहीं रहना चाहिए। आज अगर आप 2 का टेबल याद करा रहे हो, कल अगर आप 4 का टेबल याद कराओगे तो बच्चा ना 2 का टेबल सीख पाएगा ना 4 का टेबल सीख पाएगा, है ना। तो इसी के चलते आप जो चीज कर रहे हो उसको उसी तरीके से करवाओ, है ना, जैसे वो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। इट मीन्स दैट रिपीटेशन इज नेसेसरी फॉर रेनफोर्समेंट एंड फिक्सेशन ऑफ लर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज को आप रिपीटेशन में लाओगे, रिपीट करोगे, तो आपको फिक्स हो जाता है आपके दिमाग में कि हाँ ये चीजें हो रही है मतलब हो रही है। अगर कुत्ते के केस में देखेंगे तो उसके दिमाग में फिक्स हो गया था, घंटी बजेगी तो मेरे को खाना मिलेगा, अगर नहीं बजेगी तो नहीं मिलेगा। तो यही चीज है कि उसकी वो आदत बनवाई गई थी, बार बार एक ही चीज को रिपीट कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन, बोलता है इनहिबिशन शुड नॉट बी अलाउड, दैट इज देयर शुड नॉट बी अलाउड एनी फैक्टर और सिचुएशन दैट इनहिबिट्स लर्निंग, ठीक है। कोई भी ऐसा फैक्टर और सिचुएशन नहीं आना चाहिए जो आपके लर्निंग को बाध्य करे, जो आपके लर्निंग को रोके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि इसको एजुकेशन के फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में कैसे पैब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट किया गया या फिर इम्प्लीकेशन कैसे होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। तो बोलता है थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, फिर बोलता है यूजफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशन, ठीक है, development of attitudes, help in adjustment, use of audio visual aids and arousal of fear, love and jealousy, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिसमें कि आपको हेल्प करता है पाब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो सबको पता है थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन कंडीशनिंग, ठीक है, ये आपका बेस्ड होता है कंडीशनिंग पे। चिल्ड्रन नो दैट दे विल बी पनिशमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग एक्शन and they will be rewarded as a result of good deeds. Thus, for the conditioning of the child, it is essential to punish him for his misdeeds and give him reward for distinction. This thing motivates the children in the classroom. ठीक है, तो ये चीज सब बच्चे को पता होता है कि अगर वो गलत करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, अगर वो अच्छा करेंगे तो उनको क्या होगा, उनको रिवार्ड मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है एक बच्चे को क्लासरूम में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आपका
अगर क्लास में बच्चे अच्छे कर रहे हो और आप उनको रिवार्ड नहीं दे रहे हो, आप उनको शाबाशी नहीं दे रहे हो, आप उनको वाहवाही नहीं दे रहे हो, तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो डिस्करेज होते चले जाते हैं। इसी के चलते क्लासरूम में ज़रूरी है कि आपको बच्चे को मोटिवेट करने के लिए जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही बोला जाए, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आप वाहवाही दे रहे हो, जो वो सही कर रहा है उसको सुना दिए अच्छे से। ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना बच्चे क्लास आने ही छोड़ देंगे, ठीक है ना? तो ये है आपका थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूजफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है? लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये थ्योरी, क्योंकि इसमें आपको रिपीटेशन करना होता है। तो कोई भी चीज आप जब सीखते हो तो जाहिर सी बात है उसको आप अपने बिहेवियर में लाते हो, उसको हर दिन आप पढ़ते हो। अगर आप लैंग्वेज ही सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सीख रहे हो, फ्रेंच सीख रहे हो, या फिर जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, तो आप उसको हर दिन सुनते हो, हर दिन पढ़ते हो, हर दिन उसको अपने डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हो, तभी आप उस चीज को सीख पाते हो। हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशन, मतलब जो भी अंधविश्वास है उसको हटाने में भी ये सहायता करता है। बोलता है टीचर कैन मेक द यूज ऑफ द कंडीशन method to eliminate the superstitions of the children. Certain superstition like sneezing and passing the cat across your way, etc., can be removed by this method. This teacher has to develop faith in the children through conditioning that such type of superstitions have no place in real life situation. They have to be pulled out of his false orbit. ठीक है, तो ये आपकी मदद करती है जो भी अंधविश्वास है उसको हटाने में, ठीक है? और एक टीचर इसको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं बच्चों के अंधविश्वास को हटाने में। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे, जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो बोलते थे कि वो अगर कुछ अच्छा सोच रहे हैं और अगर वहां पे आप छींक दिए तो मतलब कुछ अच्छा होगा, या तो फिर बिल्ली रास्ता क्रॉस करके गई है तो अभी मत जाना वरना कुछ बुरा हो सकता है। तो ऐसी ऐसी अंधविश्वास को बच्चे के अंदर से हटाने के लिए भी ये थ्योरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है? फिर बोलता है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, बोलता है कंडीशनिंग में हेल्प द child in breaking negative or promoting attitudes. In short, good and bad habits may be developed in the child through his method of conditioning. Proper habit can be formed by providing the education of positive behavior and values of the child. Thus, the teacher should present himself before the children as an ideal. A conditioning between good example and response of the children will help in developing a healthy attitude in the child. ठीक है, तो सबको पता है कि एक बच्चा जो होता है वो अपने टीचर का क्या करता है, अनुकरण करता है, ठीक है, सीखता है। इसी के चलते बोला जाता है एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के सामने एक अच्छा आइडियल बन के पेश आना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे उनसे सीखें, ठीक है? और जो भी उनके निगेटिव एटीट्यूड्स हैं उनको आप हटा के उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स लाने के लिए भी इस थ्योरी का उपयोग कर सकते हो। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। स्कूल में अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा तेज है तो वो अपने से कमज़ोर लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका एटीट्यूड है। तो इस एटीट्यूड को हटाने में भी एक टीचर बच्चों की हेल्प कर सकता है थ्रू दिस थियरी। या तो फिर एक और एग्जांपल ले सकते हो कि अगर बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहा लर्निंग के लिए तो वो कभी भी चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएगा। इसी के चलते टीचर को बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए कि उनकी नेगेटिव जो एटीट्यूड है कि नहीं वो नहीं कर पाएंगे, इसमें उनकी हेल्प करें कि बच्चा एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे बोलता है हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, ठीक है? फिर यहाँ पे बोलता है द कंडीशनिंग मेथड हेल्प्स द चाइल्ड इन एडजस्टिंग इन वेरियस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. The beginning of this takes place with the adjustment of the child in classroom condition and school circumstances. Later, he applies all this to make adjustment in real life challenging situation. It is the conditioning only that enables child to make way in difficult and odd circumstances. ठीक है, तो ये आपके एडजस्टमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है ये थियरी। तो बोलता है कि ये आपकी हेल्प करता है एडजस्टमेंट में भी, ठीक है? सबसे पहले बच्चा एडजस्टमेंट क्लासरूम में सीखता है और वही चीजें वो बाहर अपने जीवन में इस्तेमाल करता है कि कैसे वो डिफिकल्ट सिचुएशन में एडजस्ट कर सके, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा किए बगैर। गेम रूम है, ठीक है, और वहां पे अब जाहिर सी बात है कि सब बच्चे को गिन के तो लूडो नहीं होगा या फिर कैरम बोर्ड नहीं होगा या फिर बैडमिंटन नहीं होगा, वहां पे भी उनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो वही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें उनको उनके लाइफ के डिफिकल्ट मोमेंट में उनको एडजस्ट करना सिखाती है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। बोलता है द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द क्लासरूम कैन बी मेड effective through conditioning. For example, if a word parrot is to be taught to the children in the class, then the picture of the parrot must be shown to them along with the word written on the blackboard. Child will speak that word after looking the picture.
Then the picture is removed and the children will repeat only the written word. Thus the children could learn to speak the word parrot as a result of conditioning. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि बच्चे क्या होते हैं, देख के वो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि आप उनको ABCD पढ़ा रहे हो या फिर उनको कोई स्टोरी दिखा रहे हो। ठीक है, या तो फिर आप उनको क ख ग घ पढ़ा रहे हो, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं। तो अगर आप उनको बताओगे क से कबूतर और उनको स्क्रीन पे अगर आप दिखा रहे हो कि क से कबूतर और कबूतर ये होता है, तो जब आप स्क्रीन ऑफ करोगे और फिर बच्चों को बुलवाओगे क से कबूतर, तो उसके दिमाग में आएगा अरे हाँ, कबूतर तो ये होता है, मतलब क से कबूतर होता है। और उस चीज को अगर कबूतर को वो कहीं पे भी देखेगा ना, तो बोलेगा कि हाँ, मैंने ये सीखा है कि क से कबूतर होता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो फिगर आ गया है, फिगर बैठ गया है कि हाँ, क से कबूतर ही होता है। तो ये कैसे होता है? आपकी कंडीशनिंग से ही, कंडीशनिंग थियरी से ही, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एरोजल ऑफ fear, love and jealousy. Both of the conditioning help in accelerating the development of fear, love and jealousy among the student in the classroom. ठीक है? For instance, if a teacher beats any child excessively or he makes fun of him in the midst of his classmates, then quite naturally that child will show the fear or jealousy for that teacher even after hearing his name only. On the contrary, if a teacher exhibits love and affection for a student, in turn the student will show full regard of that teacher. ठीक है, मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, सच्ची बता रही हूँ। पता है, जब टीचर आपको इंसल्ट करता है आपके फ्रेंड के सामने, तो आपको क्या होगा, ना वो टीचर पसंद आएगा, ना वो सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट लोगे। इसी के चलते टीचर को कभी ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर कल को आप टीचर बन रहे हो ना, तो भूल के भी ये गलती मत करना कि किसी भी बच्चे को उसके फ्रेंड्स के सामने नीचा दिखाना, या तो फिर उसको अपने गुस्से में मार देना। ठीक है, अगर आप किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड हो तो आपका फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे निकाल देना, ये गलती तो भूल के मत करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में आपको लेके इतनी घटिया चीजें बैठ जाएगी ना, कि वो आपसे डरेगा, आपसे फिर बहुत ज्यादा मतलब उखड़ा उखड़ा सा रहने लगेगा। वो उसके दिमाग में बस ये रहेगा, अरे यार, इस टीचर के आने के पहले क्लास छोड़ के निकल जाओ। ठीक है, तो वैसे बच्चे का भी करियर खराब होगा। इसी के चलते जो आपका ये कंडीशनिंग थ्योरी है, वो भी हेल्प करते हैं इन सारी चीजों में। अगर आप बच्चे को प्यार दिखाओगे तो बच्चे भी रिटर्न में आपको प्यार ही देंगे। अगर आप उनके साथ बुरा करोगे तो रिटर्न में आपको भी बुरा ही मिलने वाला है। तो यही होता है पैवलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, जो चीजें आपके कंडीशन में है, जो आप कर रहे हो, वही चीजें रह जाती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बार बार आप वीडियो देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, नोट्स ले सकते हो। और घबराने की बात नहीं है, मैं इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। वहां वहां से आप मेरे इस वीडियो का PDF ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना मत भूलना प्लीज, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, जिससे कि आपको टाइम पे मेरा ये वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना।